हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आयनिक बंध के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक बंध बनने के कारणों को समझा था। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को प्रारंभ करेंगे, जैसे आयनिक बंध बनने के लिए आवश्यक स्थितियाँ, वैद्युत संयोजकता क्या होती है, इन सब चीज़ों के विषय में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप कापी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आयनिक बंध। जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बंध कैसे बनता है? तो आयनिक बंध जो होता है वो धातुओं और अधातुओं के बीच में बनता है। आयनिक बंध किसके किसके बीच में बनता है? धातुओं और अधातुओं के बीच में। तो आयनिक बंध धातु और अधातु के बीच में बनता है। ठीक है दोस्तों, आयनिक बंध धातु और अधातु के बीच में बनता है। किस तरीके से बनता है? धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा आयनिक बंध बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इस तरीके से इन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है और आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो आयनिक बंध की परिभाषा हम किस तरीके से देते हैं? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं परिभाषा को। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध कैसे बनता है? आयनिक बंध धातु और अधातुओं के मध्य बनता है। आयनिक बंध धातुओं और अधातुओं के मध्य बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जिससे उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। अधातु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जिसका त्याग धातु ने किया था। अधातु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु धन आवेशित और अधातु ऋण आवेशित हो जाता है और इस धन और ऋण आवेश के बीच में एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जिसके द्वारा ये दोनों बंध जाते हैं और इस तरीके से इन दोनों के मध्य आयनिक बंध का निर्माण होता है। एक्चुअल में यह कोई बंध होता नहीं है, केवल एक आकर्षण बल होता है जो कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में कार्य करता है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। यह एक धातु है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है तो इसके ऊपर 1+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8। इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है जिसके कारण इसके ऊपर एक धन आवेश आ गया है। दूसरा अधातु क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, यह इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इसके ऊपर आ जाता है एक ऋणात्मक आवेश। Na+ और Cl-
Na+ और Cl- इन दोनों के बीच में एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये दोनों आपस में बंधे होते हैं और NaCl का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं हम कुछ लुईस संरचनाएं, आयनिक बंध से रिलेटेड कुछ लुईस संरचनाएं जिसमें आयनिक बंध बनता है। NaCl की लुईस संरचना Na281, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम के ऊपर प्लस आवेश और क्लोरीन के पास इसका 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन यह क्लोरीन का ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये है सोडियम क्लोराइड की लुईस संरचना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं KCl, पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम परमाणु क्रमांक होता है 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881, क्लोरीन 287। बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके ऊपर प्लस का आवेश, और क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसके ऊपर ऋणात्मक का आवेश। तो इस तरीके से इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। ये बंध 2 आयनों के मध्य बनता है, इसलिए हम इसको आयनिक बंध कहते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। MgCl2, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, जिससे ये दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं। तो ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, एक इसका ले लिया, माइनस हो गया। Mg के ऊपर 2+ आ गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर माइनस। ये है MgCl2 की संरचना। ठीक इसी तरीके से हम लोग MgO भी बना सकते हैं। MgO मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, 282। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो Mg के ऊपर 2+ और ऑक्सीजन ने इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2, 2 4, 2 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका, इसके ऊपर 2- का आवेश। ये है दोस्तों आयनिक बंध की कुछ लुईस संरचनाएं, जिसको आप नोट कर लीजिए। आप हमारे साथ बैठिए तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए, मन को बिल्कुल एकाग्रचित करके बैठिए, जिससे ठीक ढंग से आप अपनी पढ़ाई कर सकें और साथ में नोट्स भी तैयार कर सकें। अगला टॉपिक है दोस्तों वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता क्या होती है?
इलेक्ट्रोवैलेंसी। आपको पता है कि आयनिक बंध बनता है तो धातु और अधातु के बीच में बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन का दान करता है और अधातु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का दान करता है इसलिए इसके ऊपर धन आवेश आता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए अधातु के ऊपर ऋण आवेश आता है। और इस धन आवेश और ऋण आवेशित परमाणुओं के बीच एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है और उससे हम आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो दोस्तों, धातु इलेक्ट्रॉन का दान करता है और अधातु उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो धातु जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है या अधातु जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वहीं उस तत्व की संयोजकता वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, धातु के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन या अधातु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। मतलब परमाणु के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की या उस परमाणु की हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका नोट कर लेंगे। किसी परमाणु द्वारा दान किए गए या आप कह सकते हैं त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है या त्याग करता है या परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वहीं उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे यदि हम ग्रुप 1 यस ब्लॉक के ग्रुप 1 की बात करें, हलीना की रब से फरियाद, ये सभी धातुएं हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसलिए इन सब की वैद्युत संयोजकता जो होती है ग्रुप 1 की जो वैद्युत संयोजकता होती है वो 1 होती है, क्योंकि ये सभी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं या आयनिक बंध बनाते समय एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक इसी तरीके से ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये है ग्रुप 2। इनकी वैद्युत संयोजकता 2 होती है। इनकी वैद्युत संयोजकता 2 होती है क्योंकि ये आयनिक बंध बनाते समय 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए इनकी जो वैद्युत संयोजकता होती है वो 2 होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप पी ब्लॉक का निकाल सकते हैं। जितने पी ब्लॉक में प्रायः जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करते हैं वही उनकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वैद्युत संयोजक बंध बनने के लिए आवश्यक स्थितियां। कब एक अच्छा वैद्युत संयोजक बंध बनता है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंध बनने के लिए आवश्यक स्थितियां, सबसे पहला होता है कम आयनन ऊर्जा।
लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कम आयनन विभव या कम आयनन ऊर्जा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आयनिक बंध बनता है तो उसमें एक धातु होता है और एक अधातु होता है। धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कब करती हैं? जब उनको बाहर से ऊर्जा दी जाती है। जब उनको बाहर से ऊर्जा दी जाती है तब वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो जितनी कम ऊर्जा में और जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं उतनी ही सुगमता से आपका आयनिक बंध बनता है। जितनी ही सुगमता से वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जितनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जितनी ही कम ऊर्जा देने पर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, उतना ही अच्छा और उतनी ही सुगमता से आपका आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो जो ऊर्जा धातु को इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए दी जाती है उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी ऊर्जा का नाम होता है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो आयनन विभव एक अच्छा आयनिक बंध बनने के लिए आयनन विभव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आयनन विभव का मान कम होना चाहिए। जितनी ही कम ऊर्जा में और जितनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जितनी ही सुगमता से बाहर निकल जाएगा, उतना ही अच्छा आयनिक बंध और उतनी ही आसानी से आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो एक अच्छा आयनिक बंध बनने के लिए आयनन विभव का मान कम होना चाहिए। दूसरा है उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है, जितनी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकल जाए उतना ही अच्छा आयनिक बंध बनेगा। क्योंकि ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो ऊर्जा में कमी आती है और ऊर्जा में कमी आती है तो सिस्टम जो होता है, निकाय जो होता है, परमाणु जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। इसलिए जितनी अधिक ऊर्जा बाहर निकल जाए उतना अच्छा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए। तीसरा है उच्च जालक ऊर्जा। आपको पता है दोस्तों कि धातु के ऊपर एक धन आवेश होता है और धातु के ऊपर एक ऋण आवेश होता है और ये दोनों मिलते हैं तो आयनिक बंध बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। जैसे Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, जब ये दोनों मिलते हैं तो आपस में वैद्युत आकर्षण के द्वारा जुड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, ये जो बनता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो जालक ऊर्जा किसको कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं एक मोल NaCl बनने के लिए जितनी ऊर्जा यहाँ पे बाहर निकलती है उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं जालक ऊर्जा। कहने का मतलब जब Na और Cl आपस में पास पास आते हैं, वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जितनी अधिक ऊर्जा बाहर निकल जाए सिस्टम उतना ही ज़्यादा अस्थायी होता है। ये आपको पता है कि
आपको पहले वीडियो में पढ़ाया गया था कि निकाय की ऊर्जा जितनी कम हो जाए सिस्टम उतना ही ज़्यादा अस्थायी होता है। तो इनकी जालक ऊर्जा जितनी अधिक हो, जितना ज़्यादा ऊर्जा यहाँ से बाहर निकल जाए, ये उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए जालक ऊर्जा का जो मान होता है वो उच्च होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने आयनिक बंध बनने के लिए जो आवश्यक स्थितियां होती हैं उसमें 3 स्थितियां पढ़ी। पहला कम आयनन विभव या कम आयनन ऊर्जा, जो धातु होता है उसकी आयनन ऊर्जा या उसका आयनन विभव कम होना चाहिए। कम ऊर्जा में वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। दूसरा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो अधातु हो वो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकले। और तीसरा है उच्च जालक ऊर्जा, जब ये दोनों आयन आपस में पास पास आए तो यहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती है। इस क्रिया में जितनी ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकल जाती है उतना ही अच्छा आयनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए बातें करते हैं आयनिक यौगिकों के लक्षण। सबसे पहला लक्षण है इनकी भौतिक अवस्था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये बंध जो होता है 2 आयनों के मध्य बनता है। ये बंध किसके मध्य बनता है? 2 आयनों के मध्य बनता है। दोनों आयनों के मध्य एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जिसके द्वारा इस बंध का निर्माण होता है। वास्तव में यह कोई बंध होता ही नहीं है, केवल एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है जिसके कारण दोनों आयन आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ये इनके अणु आपस में इतने पास पास होते हैं, यह बल इतना मजबूत होता है कि इनके अणु आपस में अत्यंत पास पास होते हैं। और अत्यंत पास पास होने के कारण इनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है। इनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है क्योंकि इनके अणु आपस में अत्यंत पास पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक क्या होता है दोस्तों? वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है। तो यह बंध इतना मजबूत होता है, इसके अणु अत्यंत पास पास होते हैं और एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठोस द्रव में तभी परिवर्तित होता है जब उसके अणु दूर दूर हो जाएं, और इनके अणुओं को दूर दूर करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है क्योंकि यह बंध अत्यंत मजबूत होता है। अत्यंत प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये आयन आपस में बंधे होते हैं, इसलिए इनको दूर दूर करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनके जो गलनांक होते हैं वह भी बहुत अधिक होते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है कि उनको वाष्प के रूप में या गैस के रूप में परिवर्तित करना। तो गैस के रूप में भी परिवर्तित करने के लिए अणुओं को और दूर दूर करना होता है। अणु को और दूर दूर करने के लिए हमें और ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत अधिक होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। उच्च गलनांक तथा क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है विद्युत चालकता। आपको पता है दोस्तों कि विद्युत का प्रवाह केवल 2 ही कारणों से होता है। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण
और दूसरा होता है मुक्त आयनों के कारण। तो वैद्युत संयोजी यौगिक ठोस अवस्था में इनके आयन इतने आपस में वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं कि ये मुक्त नहीं होते। मुक्त न होने के कारण ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि विद्युत का प्रवाह दो ही कारणों से होता है, या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या तो उसमें मुक्त आयन हो। इसमें न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और न ही मुक्त आयन होते हैं, क्योंकि जो आयन होते हैं वो प्रबल वैद्युत आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तो इसलिए ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, किंतु गलित अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि गलित अवस्था में इनके आयन दूर दूर हो जाते हैं और कुछ गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण गलित अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इनमें मुक्त आयन नहीं होते, जबकि गलित अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। चौथा, समावयवता। समावयवता का मतलब आप लोग समझते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स समान आणविक सूत्र, परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो। तो दोस्तों, ये जो आयनिक बंध होते हैं ये अदैशिक होते हैं, इनमें डायरेक्शन नहीं होता। अब एक एन के चारों तरफ किसी भी तरफ से Cl चिपक सकता है, तो इसलिए यह अदैशिक होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। वैद्युत संयोजी यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि यह बंध दिशात्मक नहीं होता है, यह नॉन डायरेक्शनल बंध है, इसलिए ये समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। अगला है दोस्तों आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं, हम आयनिक अभिक्रियाओं के वेग की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ संपन्न होती हैं और लगभग 10 के पावर -8 सेकेंड में यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसलिए हम इन अभिक्रियाओं के वेग की गणना नहीं कर सकते, ये अभिक्रियाएं बहुत ही तेज़ी के साथ संपन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज आपको आयनिक यौगिकों के विषय में पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको ठीक से समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारा प्रयास है कि हम आपको पूरे प्रॉपर नोट्स और ठीक ढंग से बताकर आपकी तैयारी को पूर्ण कर सकें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको केवल गणित, विज्ञान के ही वीडियोस नहीं, यहाँ तक कि अंग्रेजी के वीडियोस भी देंगे, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो सके।